लेकिन तुम तो मालदा से कल आने वाले थे, फिर अचानक कैसे आ गए? हाँ, कल आषाढ़ झीलो आने वाला तो कल ही था, किंतु काज जल्दी खत्म हो गया तो फिर रुक कर क्या फायदा। बहुत अच्छा किया। एक मिनट। अरे क्या कर रहे हो? एक बात बताओ, आमिर मिस कॉर्ली की? बहुत ज्यादा। छोटी शक्ति। अरे क्यों हेलो, ऐसे क्यों बैठी हो? क्या है ये? अरे ये तुम्हारे ही बाल है मिष्टी। ये बाल घुंघराले हैं, अब मेरे बाल सीधे हैं। काजुल हो चेटा। तुम मुझ पे शक कर रही हो? हाँ, अरे बाबा आई लव यू, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और रही बात इस बाल की, तो तुम शायद भूल रही हो, घर में माँ भी रहती है, उनके बाल भी घुंघराले हैं, समझी? माँ, हाँ बोलो बेटा। माँ, ये देखो ना, प्रसन्नजीत के शर्ट पे किसी लड़की का बाल। तू इसके लिए इतना परेशान होकर घूम रही है? अरे मेरा बाल होगा, बाहर से आया था तो गले लगा था मेरे, रह गया होगा उसके कपड़ों में। क्या छोटी छोटी बातों पे शक करती रहती है? प्रसन्नजीत ऐसा लड़का नहीं है, बहुत प्यार करता है तुझसे। हाँ, ऐसे जा, चट कर। प्रसन्नजीत भूल गई क्या पंडित जी ने क्या कहा था? ओह सॉरी, भूल गई थी कि हम एक साल तक कुछ नहीं कर सकते। प्रसन्नजीत, ओ प्रसन्नजीत, आज मुझे ऑफिस छोड़ने चलोगे? आज बहुत थका हुआ हूँ, एक्चुअली ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करना पड़ा ना इस बार। कल पक्का तो मैं ऑफिस छोड़ने चलूंगा। हाँ? लेकिन जब मैं शाम को ऑफिस से वापस आऊंगी ना, तब बाहर कहीं डिनर करने चलेंगे। पक्का चलेंगे। लव यू। लव यू टू। बाय। ध्यान रखना अपना। बापी, बापी, আমি আসছি বেটা। सॉरी प्रसन्नजीत, आज डिनर का प्लान कैंसिल करना पड़ा। वो क्या है ना, ऑफिस में बहुत काम था इसलिए लेट हो गई मैं। कोई बात नहीं मिस्टी, फिर कभी चल लेंगे। প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিৎ, এটা কার হচ্ছে? किसकी पेन है ये? अरे तुम्हारी ही पेन होगी।
प्रसन्नजीत, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? मेरे पीछे यहाँ पे कोई आती है ना? हाँ, क्योंकि ये मेरी पिन नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम यार? ये पिन तुम्हारी होगी। अरे मैं बोल रही हूँ मेरी पिन नहीं है। अरे ये तो मेरी पिन है। अरे आज तुम्हारा वॉशरूम यूज किया था ना मैंने, इसलिए तैयार भी यही हुई थी, यही रह गई होगी। बापी, मेरे वॉशरूम का नल ठीक करा देना याद से, हाँ? और क्या मिष्टी ये बात बात पे झगड़ा करना? मुझे लगता है तुम दोनों को थोड़ा वक्त और साथ में बिताना चाहिए, यही अच्छा होगा। मिष्टी, बापी जरा संभल गया, एक गलती सारा खेल बिगाड़ सकती है। इधर देखो, मैं सच में कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहा हूँ। मिष्टी, आई लव यू। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, कसम से मिष्टी। मैं जिंदगी भर किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखूंगा, समझी? तब रोना बंद करो। चुप करो बेबी। दादा, कोई बाइक के पीछे चलो। उस ऑटो का पीछा करिए। दादा थमो, बस ये रुको। हेलो, मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूंगी, ठीक है? पहले दा फाइल टके, आज नहीं आ पाऊंगी, समझ में नहीं आता बात। हाँ मिष्टी, ये बात सही है कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए, किंतु तुम ही बोलो कैसे करूं शादी? बैंक में सिर्फ 5,000 रुपए पड़े हैं। तो प्रॉब्लम क्या आची? अम्मी आची तो मैं हूँ ना, पैसे अरेंज हो जाएंगे। ना मिष्टी, तुम तो जानती हो मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बाबा ने मेरी शादी के लिए पैसे फिक्स डिपॉजिट में डाले थे जो मेरे नाम पे हैं। देखो प्रसन्नजीत, ये जरूरी नहीं है कि घर सिर्फ एक मर्द के पैसे से चले, इसका बोझ औरत भी उठा सकती है। और फिर जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती, मेरी नौकरी तो है ना,
ताज, मैं माँ से बात करता हूँ। मेरी सोना। मैं उस लड़के से मिल चुका हूं। सुमा, कौन सा इंटरव्यू देने वाला था वो? सेल्समैन का। पूरी जिंदगी सिर्फ टारगेट अचीव करते हुए निकल जाएगी। पूरी जिंदगी कैसे निकलेगी वो नहीं पता, लेकिन अगर निकलेगी तो सिर्फ प्रसन्नजीत के साथ, उन लोग कारो साथ नहीं। तुम अपना मनमानी करना चाहती हो तो निकल जाओ यहां से, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम इस घर से एक कदम भी बाहर निकालोगी, उस दिन से यहां तुम्हारे लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बस यही फर्क है आप में और प्रसन्नजीत में। आपका रिश्ता शर्त पे टिका है, लेकिन उसका प्यार पे, भालोबाशा पे। देखिए, ये देखो, अगर उसने उस 2 टके के लड़के के साथ शादी की ना, तो मेरा उसका नाता खत्म। हेलो मिष्टी, কি হলো? কথা হয়েছে কি? बात हुई क्या? तुम्हें पता है माँ ने तो हाँ बोल दी है। देखो मिष्टी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ना, तो हम कुछ दिन और वेट कर सकते हैं। आना, अब वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मिष्टी, ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया जो अचानक से जा रही हो? अरे बाबा, तुम तो जानते हो ना ऑफिस के काम कैसे होते हैं। बस मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी। इनफैक्ट मैं एक ही दिन में आ जाऊंगी। चलो बाबू, वहां पहुंचते ही मुझे फोन करो, ठीक है? बिल्कुल। और अपना ख्याल रखना। और तुम भी अपना ख्याल रखना। चल, ध्यान से जाओ। मिष्टी, प्रसन्नजीत, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्रसन्नजीत। मुझे पता है कि वो अंदर ही है। प्रसन्नजीत, क्या हुआ मिष्टी? हटो, हटो। कहाँ है वो लड़की? कौन लड़की मिष्टी? हाँ, वो लड़की कहाँ है? अरे किसको ढूंढ रही हो? कहाँ छुपाया उसे? अरे किसकी बात कर रही हो मिष्टी? कहाँ है? वो लड़की कहाँ है? हाँ, कहाँ है वो लड़की? मुझे पता है कि वो यही है। मैंने खुद उसे यहाँ पे आते हुए देखा है। अरे कौन सी लड़की को देखा है? अरे क्यों नहीं? मैंने खुद उसे अपनी आंखों से इस घर में आते हुए देखा है। कहाँ है? हाँ, कहाँ है वो लड़की? भगा दिया ना उसे। किस लड़की की बात कर रही हो तुम? और तुम तो बाहर गई थी ना? मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं बाहर जा रही हूँ ताकि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। मैंने उस लड़की को खुद इस घर में आते हुए देखा है। अरे क्या बेकार में शक करती रहती हो भाभी के ऊपर? मैं कह रही हूँ ना, कोई लड़की नहीं है यहाँ पे। माँ, आप चुप रहिए, क्योंकि आप भी इसके साथ मिली हुई हैं और मैंने खुद आपको उस लड़के के साथ मॉल से बाहर निकलते हुए देखा है। एक लिमिट होती है हर चीज की। कभी बाल, कभी पिन, हर छोटी चीज को लेकर शक करती रहती हो तुम। दरअसल बात तो ये है ना कि तुमने जिंदगी में कभी मुझ पे भरोसा किया ही नहीं। अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना, तो मैं ही चला जाता हूँ इस घर से। ना ना प्रसन्नजीत, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। जाऊंगी तो मैं इस घर से जाऊंगी, और वो भी डिवोर्स केस फाइल करने, क्योंकि तुम जो कर रहे हो ना, उसके बाद हमारे बीच कुछ नहीं बचता। बापी सुनो तो। मिष्टी, तुमको तो माँ प्लीज, आप भी जाइए यहाँ से। जाना अपने घर के। उम्र की एक दहलीज पर पहुंचने के बाद हर इंसान अपने लिए एक साथी तलाशने लगता है, लेकिन कई बार जब यह तलाश लंबी होती जाती है
तो अपने लिए सही और गलत साथी को पहचानने की नजर भी धुंधली पड़ जाती है। मिष्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उम्र के एक पड़ाव पर उसने ये निष्कर्ष तो निकाल लिया कि प्रसन्नजीत ही उसके लिए बिल्कुल सही साथी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और प्रसन्नजीत की असलियत उसके सामने जाहिर हुई तो उसकी नजरों पर पड़ा पर्दा भी हट गया। पर इसके साथ ही उसे लगी एक गहरी चोट, एक ऐसी चोट जिस पर मरहम लगाने वाला भी कोई उसके पास नहीं था, क्योंकि शायद मिष्टी के लिए देर काफी हो चुकी थी। उसके पास तो मां की गोद भी नहीं थी जहां वो मन भरकर रो सके। और फिर मिष्टी ने तलाक का फैसला किया, पर इस झगड़े के ठीक बाद अचानक प्रसन्नजीत गायब हो गया। सर, ये मिसेस अर्पिता रॉय है, इन्हें एक मिसिंग कंप्लेन लिखवानी है। बैठिए प्लीज। मेरे बेटे को ढूंढ दो साहब, मेरा बेटा घर नहीं आया। क्या नाम है आपके बेटे का और कितने दिन से वो घर नहीं आया? प्रसन्नजीत रॉय है। 2 दिन पहले गया था ऑफिस के काम से, बोला था 1 दिन में ही लौट आएगा, अभी तक आया नहीं वो साहब। आपने उसके ऑफिस में किसी से बात की? वहां किसी को जानती नहीं मैं साहब। ठीक है, आप अपने बेटे का ऑफिस का एड्रेस, मोबाइल नंबर और बाकी की डिटेल्स दीजिए। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम ही खबर करबो। जी सर, 15 फेब को प्रसन्नजीत रानीगंज के लिए निकला था। उसका एक ही दिन का काम था वहाँ। वो हमारे कंपनी का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, इसलिए हमेशा ट्रेवल करता रहता है। क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है कि वो कहीं गया हो और उसे आने में देर हो गई? नहीं सर, वैसे तो हमारे कंपनी में वो नया है, पर जब से हमारे कंपनी में काम कर रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ उसके साथ। लेकिन हाँ सर, रानीगंज में जिस क्लाइंट से वो मीटिंग करने गया था उस क्लाइंट से वो मिला ही नहीं। उस क्लाइंट का हमें कॉल है। एक काम कीजिए, अब प्रसन्नजीत की पूरी जॉब प्रोफाइल हमें दीजिए, हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। ओके सर। हाँ बोलो। क्या? ठीक है, हम अभी आते हैं। सर, सोनारपुर से कॉल था, वहां एक औरत की लाश मिली है। चलते हैं। आइए सर, आइए। लाश इस तरफ है सर, आइए। सर, जिस लड़की की लाश हमें मिली है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी एज तकरीबन 29 साल है और उसकी बॉडी पे जो निशान पाए गए हैं वो चाकू से स्टैब किए गए हैं। कोई फिजिकल असॉल्ट? नहीं सर, कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं है। इस लड़की की मौत हुए कितना वक्त हुआ होगा? सर, तकरीबन 48 से 50 घंटे हो गए। एक काम करो, इस लड़की की फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कराओ। इसके घर वाले इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाने जरूर आएंगे और सारे पुलिस स्टेशन में चेक करना कहीं पहले से कोई मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं लिखी गई, तभी हम इसके घर वालों तक पहुंच पाएंगे। और हाँ, जिस एरिया से इसकी बॉडी बरामद हुई है वहां आसपास के लोगों से पूछताछ करो, शायद वहां इस लड़की को किसी ने देखा हो। सर, सर, लड़की का नाम मौसमी दास है। तकरीबन 10 साल पहले दुर्गापुर पुलिस स्टेशन में इस लड़की के खिलाफ एक कंप्लेन लिखाई गई थी। और सर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लड़की के खिलाफ कंप्लेन उसी के पिता कौशिक दास ने लिखाई थी। मामला चोरी का था। जी सर, ये मेरी बेटी है मौसमी। तो फिर ये आदिलपुर में क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता सर, पिछले 10 साल से मेरा इसका कोई लेना देना नहीं है। जब ये अपने घर में चोरी करके भाग गई थी, मैंने इसे ढूंढने का बहुत कोशिश किया मगर मिली नहीं। फिर मैंने पुलिस स्टेशन जाकर इसके खिलाफ FIR लगवाया था। और मौसमी की माँ? वो, उसी की वजह से तो सब कुछ बर्बाद हो गया सर, वरना मौसमी कभी ऐसे नहीं निकलती। मौसमी की मां का कई लोगों के साथ चक्कर था सर। एक बार तो मैंने उसे अपने घर में ही रंगे हाथ पकड़ लिया था।
मेरा और उसके बीच बहुत झगड़ा हुआ, फिर मैंने उसे घर से निकाल दिया। ठीक उसके 4 दिन बाद मौसमी मेरे घर में आकर के चोरी की। मेरा सारा रुपया, पैसा, सोना सब कुछ लेकर के वो गायब हो गई थी। उसकी कोई फोटोग्राफ? जी सर, मैं अभी दिखाता हूं। ये रहा सर। जहांगीर, ये तो अर्पित रॉय है जो अपने बेटे प्रसन्नजीत की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आई थी। हाँ सर। तो ये प्रसन्नजीत भी आपका बेटा है? नहीं सर, मेरा कोई बेटा नहीं। तो फिर ये प्रसन्नजीत कौन है? सर, मैंने आपसे पहले ही कहा, मौसमी माँ का कई लोगों के साथ चक्कर था। हो सकता है उसी में से किसी का बेटा होगा। जहांगीर, मुझे 100% डाउट है कि प्रसन्नजीत का गायब होना और मौसमी की लाश मिलना, दोनों में कोई कनेक्शन। और ये कनेक्शन हो क्या सकता है? एक मिनट सर। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है सर, कांस्टेबल देवाशीष का कॉल था। प्रसन्नजीत की कॉल डिटेल आ गई है सर। उसने बताया कि प्रसन्नजीत के नंबर की लास्ट लोकेशन चटर्जी बाड़ी थी। लेकिन सर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्रसन्नजीत का नंबर स्विच ऑफ होने से 1 घंटे पहले उसके फोन की लोकेशन सोनारपुर में थी, जहां से मौसमी की लाश मिली थी। सर इसका मतलब तो ये निकलता है कि जब मौसमी की मौत हुई तो वहां प्रसन्नजीत मौजूद था। जहांगीर, ये दोनों सौतेले भाई बहन की फोन लोकेशन एक ही जगह एक्टिव थी, जिनमें से एक गायब है और दूसरे की हमें लाश मिली। हो ना हो, प्रसन्नजीत ने ही मौसमी को मारा होगा। अर्पिता जी ने अपने बेटे के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई, पर उनकी बेटी तो दुनिया से ही मिसिंग हो गई। एक बार अर्पिता जी से पूछताछ करते हैं। खर्ची के साथ मेरा अक्सर ही झगड़ा होता था साहब। एक दिन गुस्से में आकर उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब से मौसमी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। पिछले 10 साल में आपने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी बेटी कहाँ है, किस हाल में है? शुरू में कोशिश किया था, लेकिन मुझे पता चला कि वो घर से भाग गई है। उसके बाद नहीं पता कि वो कहाँ गई। और जब उसने खुद से कभी मुझसे मिलने की, मुझे फोन करने की कोशिश नहीं की। और ये प्रसन्नजीत किसका बेटा है? साहब, प्रसन्नजीत कांशी के साथ शादी के पहले ही हो गया था। प्रसन्नजीत के पिता को हार्ट अटैक हुआ था, उसी में मौत हो गई थी उनकी। लेकिन इस सब के बारे में मैंने कांशी को कभी कुछ बताया नहीं। जब मैं कांशी के साथ रहती थी ना साहब, तो प्रसन्नजीत को मेरी एक मासी ने पाला था। कांशी का घर छोड़ने के बाद मैं वापस प्रसन्नजीत के पास आ गई, अपने बेटे के पास। बड़ी अजीब फैमिली है। 10 साल में ना तो बेटी ने माँ बाप से बात की और ना ही माँ बाप ने बेटी तक पहुंचने की जद्दोजहद की। एक काम करो, दोनों के फोन सर्विलेंस पे डाल दो और इनके पड़ोसियों से भी पूछताछ करो। सर सर मैंने दोनों के पड़ोसियों से बातचीत की। इस बीच एक इंपॉर्टेंट बात सामने आई। प्रसन्नजीत के पड़ोसियों ने उसके घर मौसमी को आते जाते देखा था। इसका मतलब मौसमी की मां हमसे झूठ बोल रही है। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? बुलाओ उसे, एक बार सख्ती से पूछताछ करनी होगी। अर्पिता जी, आपने तो कहा था पिछले 10 साल से आपका आपकी बेटी से कुछ लेना देना नहीं, पर वो तो आपके घर आती जाती है। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं है कि वो मेरे घर आती जाती थी। वो आपके घर आती जाती थी और आपको पता ही नहीं है? शुद्धि साहब, मेरी बात पर विश्वास कीजिए आप। साहब, हो सकता है ये सब कुछ कंशिका किया हुआ हो। कंशिका? हाँ साहब, हो सकता है उसे मेरी शादी के पहले के संबंध के बारे में पता चल गया हो, उससे वो मेरे बेटे के बारे में पता चल गया हो। उसको ऐसा लगता हो कि मौसमी उसकी बेटी नहीं है। वैसे भी मेरी खुशियों से हमेशा चलता था वो साहब। मुझे फंसाने के लिए ये सब कुछ किया उसने साहब। मौसमी को पहला फुसलाकर उसने अपनी तरफ कर लिया और उसके साथ मिलकर ये जाल बुना साहब। मिस्टी कहाँ है? ऑफिस में गई है सर। सर एक मिनट। सर कंशिक की कॉल डिटेल से हमें यह पता लगा है कि उसका नंबर उस रोज उसी लोकेशन पे एक्टिव था जहां से हमें मौसमी की लाश मिली थी, और सर वहीं पर प्रसन्नजीत का नंबर भी एक्टिव था। नफरत और लालच भरे रिश्तों के ताने बाने में यह केस और उलझता जा रहा था। पुलिस के शक की सुई मौसमी के माता पिता पर थी, और तभी पुलिस को मौसमी के पिता कनिष्क के कॉल रिकॉर्ड्स मिले, जिससे मिली जानकारी से यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि इस हत्या के पीछे मौसमी के पिता का हाथ है। आखिर हुआ क्या था?
क्यों मारा गया था मौसमी को? इन सवालों का जवाब पाने के लिए पुलिस ने मौसमी के पिता कनिष्क को गिरफ्तार कर लिया। सर देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है सर। मेरी बात, सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। आप लोग खामखा मुझे लेके जा रहे हैं। सर मुझे मौसमी का फोन आया था, इसलिए मैं वहां गया था। उसने मुझे 10 साल बाद फोन किया था साहब। इतने लंबे समय के बाद मुझे लगा कि शायद वो सुधर गई होगी, इसलिए मैंने उससे मिलने का फैसला किया था साहब। यही तो बुलाई थी। मौसमी, 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 मैं बहुत डर गया था सर। मुझे लगा कि सब यही बोलेंगे कि मैंने मौसमी को मार दिया है। लोगों के पास एक बोलने के लिए वजह भी तो हो जाती है ना, कि मैं क्यों 10 साल बाद यूं अचानक उससे मिलने गया। अरे टस्टर, एक और कहानी। ऐसी कहानी हम कई बार सुन चुके हैं। तुझे तो वो तब से नापसंद थी ना, जब से उसने तेरा घर लूटा था। ऊपर से तुझे ये लगता था कि मौसमी तेरी बेटी है ही नहीं, इसीलिए तूने उसे मार डाला ना। तुम ही मेरा चला। ना सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। अगर मेरे दिल में उसके खिलाफ कुछ था भी, तो मैं 10 साल बाद उसे क्यों मारूंगा साहब? और फोन उसी ने किया था साहब। जब मौसमी ने तुझे फोन किया तो कितने बजे किया था? रात को करीब 10 सवा 10 हो रहे होंगे सर। उस रात 10:13 पे कंशिक के नंबर पे एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आया था। जहांगीर, क्या ऐसा हो सकता है कि ये खून इसने किया ही ना हो? ये कोई और ही है जो इस सब में उसे फंसाना चाहता है। उसी ने कंशिक को फोन करके वहां बुलाया होगा। वैसे भी मौसमी का खून तो दिन में हो चुका था और इसने कॉल रात को किया गया। जहांगीर, इस प्रसन्नजीत का मिलना बहुत जरूरी है। बिना उसके मिले ये गुत्थी नहीं सुलझ सकती। जैसे भी, जहां से भी पॉसिबल हो, मुझे ये प्रसन्नजीत चाहिए। सर, प्रसन्नजीत को लेकर एक तो शॉकिंग न्यूज है। क्या? सर, बारासात, मालदा, इस्लामपुर और कोलकाता समेत कई सारे पुलिस स्टेशन से मुझे कॉल है। सर, इन सारी जगह की पुलिस को भी प्रसन्नजीत की तलाश है। सर, इन सारे केसेस में उसने कुछ लड़कियों के साथ शादी की, फिर उनके साथ कुछ वक्त बिताया और उनका भरोसा जीत लेने के बाद उनके रुपये और गहने लेके चंपत हो गया। और सर, इन सारे केसेस में मौसमी को भी देखा गया था। तो इस खेल में भाई बहन की जोड़ी थी जो बड़े बड़े हाथ मार रही थी। हाँ सर, प्रसन्नजीत पहले लड़कियों से शादी करके उनका भरोसा जीत लेता था। उसके बाद उसकी बहन उस घर में घुस के लूट के वारदात को अंजाम देती थी। और सर, वारदात के बाद प्रसन्नजीत भी नजर नहीं आता था। इस बार जरूर दोनों में अपने अपने हिस्से को लेकर झड़प हुई होगी। दोनों में से किसी एक को लगा होगा कि उसका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए और फिर प्रसन्नजीत ने मौसमी का खेल खत्म कर दिया होगा। सर, एक तो न्यूज और, ये दोनों भाई बहन जहां जहां जाते थे उन सारी जगहों पर इनकी मां को भी देखा गया था। मां? सर, इसका मतलब इनकी मां अर्पिता भी इस सब में इनकी हिस्सेदार थी। हाँ सर। हाँ बोलो। सर, प्रसन्नजीत की माँ झूठ बोल रही है। क्या? हाँ सर, मिस्टी तो 2 दिन से ऑफिस ही नहीं गई। ठीक है सर, मिस्टी गायब है। मिस्टी गायब? तोड़ दो। लगता है ये लोग अपना काम कर गए। सर, लगता है साथ में रुपये और गहने लेके चंपत हो गए। सर, ऊपर भी सारा सामान बिखरा पड़ा है, घर में कोई नहीं है सर। ये माँ बेटा बहुत ही चालाक है, सारा सामान लेकर यहाँ से गायब हो गए। जागीर, पता लगाओ ये घर किसके नाम पर है और इस प्रसन्नजीत ने अब तक जितने लोगों को भी चूना लगाया है सबके बैंक डिटेल इकट्ठा करो, सारे अकाउंट्स को चेक करो। हो सकता है इन सब में कोई ऐसा कॉमन बैंक अकाउंट हो जो हमारे काम का। मिस्टी कहाँ है? मिस्टी की जान को खतरा है। चलो
आखिर इस केस में पुलिस के सामने एक चौंका देने वाला सच आया। प्रसन्नजीत के साथ मिलकर उसकी सौतेली बहन मौसमी और इन दोनों की मां अर्पिता लोगों को शादी के झांसे में फंसाकर लूटने का काम किया करते थे। क्या इन तीनों की तिकड़ी बिगड़ चुकी थी जिसकी वजह से मौसमी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? और इनका अगला शिकार शायद मिष्टी थी जिसे प्रसन्नजीत ने अपने प्यार के जाल में फंसाया था। पर आखिर मिष्टी थी कहां? क्या उसके साथ भी कोई अनहोनी होने वाली थी? देखो আমাকে ছেড়ে দাও, प्लीज मुझे छोड़ दो। अब मैं प्रसन्नजीत के बारे में किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। बोलेगी तो तू तब ना जब हम तुझे बोलने देंगे। हाँ? वो तो अच्छा हुआ जो सही समय पर तू हमारे हाथ लग गई, वरना पुलिस तुझे पकड़ लेती और तू पुलिस के आगे सब कुछ बक देती और हमारा सारा खेल खत्म हो जाता। कल सुबह निर्वाण तेरा सारा पैसा बैंक से निकाल लेगा, उधर तेरा पैसा निकलेगा और इधर तेरी जान। सब ठीक? सर, घर के पेपर तो मिष्टी के नाम पे ही है। सर, हमें कई सारे ऐसे अकाउंट नंबर मिले जिसमें पैसों का ट्रांजैक्शन तो हुआ है, लेकिन ये सारे अकाउंट 6 से 8 महीने के बीच बंद कर दिए गए। और सर, इन्हीं सब के बीच हमें डीएसएम कोऑपरेटिव बैंक का वो अकाउंट नंबर भी मिला जिसकी हमें तलाश थी। ये ज्वाइंट अकाउंट 3 लोगों के नाम पे है सर, मौसमी दास, अर्पिता दास और निर्वाण चक्रवर्ती। और एक और बात सर, बारासा के एक होटल से हमें सीसीटीवी की फुटेज मिली है, उसकी मैंने फोटो निकाल ली है। इसमें मौसमी एक लड़के के साथ दिख रही है। मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। जैसे तुम लोग कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। अब ना तू हमारी किसी काम की नहीं रही और तेरे जिंदा रहने का हमें कोई फायदा भी नहीं है, इसलिए तुझे मरना होगा। मरते आवे तो के ठीक तो ना? बता दो सब, बता दो। मैडम, आपको हमारे साथ थाने चलना है। लेकर मुझे मैंने कुछ किया नहीं है। एक मिनट। बता प्रसन्नजीत कहाँ है? कहाँ छुपाया तुम लोगों ने उसे? सब सत्य बोलची साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। देख, झूठ मत बोल, तेरे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। सीधे सीधे बता दे, वरना वो हाल करूंगा कि याद रखेगा। जल्दी बोल। सब हमें किसी जानी ना साहब। तो फिर किसे मालूम है? जल्दी बोल। सर, उस दिन जब मैं ऑफिस से घर आई और ऊपर के कमरे में गई तो मैंने वहां लड़कियों की चीजें देखी, बाल, कपड़े। मुझे लगा कि कोई लड़की है। मुझे बाथरूम से आवाज आई और फिर मैं उस तरफ गई और दरवाजा खोला। लड़की हो? मतलब मैंने लड़की से शादी की है? नहीं मिस्टी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं। जो मैं देख रही हूँ वो क्या गलत हो जाएगा? वो झूठ हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। क्या प्रसन्नजीत लड़का नहीं लड़की था? तुम्हारी बेटी मर्द के वेश में एक औरत थी? क्यों छुपाया दुनिया से ये सब? कब से चल रहा था ये नाटक? साहब, बचपन से ही मौसमी को लड़कों के जैसा कपड़ा पहनना, उनके साथ रहना और उनके जैसा दिखना अच्छा लगता था। वो कपड़े खरीदने भी जाती थी
तो लड़कों के कपड़े खरीदने की जिद करती थी। उसने माना ही नहीं कभी साहब कि वो एक लड़की है। लेकिन लोगों को ठगना, उन्हें उल्लू बनाना, ये सब कब से शुरू किया? जब हमने कांची का घर छोड़ा साहब, तो मौसमी को लड़का बनकर रहने की आजादी मिल गई। लोगों को भी समझ में नहीं आता था कि वो एक लड़की है। मौसमी ने भी इस सब का बहुत फायदा उठाया। वो लोगों को ढककर छूमंतर हो जाती थी साहब, और मुझे भी पैसा कमाने का ये एक आसान साधन लगा। तुम्हारी पहचान इन लोगों से कब और कैसे हुई? तकरीबन आज से 5 साल पहले मौसमी से मैं अपने दोस्त के जरिए मिला था सर, और उसकी असलियत जानने के बाद हम लोगों ने यह तय किया था कि उसकी इस खूबी का हम लोग बड़ा फायदा उठाएंगे और बड़ा हाथ मारेंगे। और सब मौसमी हमेशा प्रसन्नजीत का वेश बदल के ही चलती थी। और अमीर घर की लड़कियों को फांस कर शादी कर लेती थी, और हम सब मिलकर उनका सब कुछ लूट लेते थे। लेकिन मौसमी को किसने मारा? उसने मेरे साथ एक ऐसा धोखा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मैंने प्रसन्नजीत को इतना प्यार किया, सब कुछ छेड़े, निजे माँ बाप सबको छोड़कर मैं उसके पास आई थी। उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। इसलिए साहब मार दिया मैंने उसे। तुम्हारी तो वो लड़की थी, तो तुमने उसकी हत्या की बात क्यों छुपाई? क्यों किया तुमने ऐसा? बोल क्यों किया? हाँ, मार डाला तुम्हारे बेटे को। तुम माँ बेटी से मिलके मेरे साथ क्या किया? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, एक लड़की के साथ मेरी शादी करवा दी। इसका नतीजा यही होना चाहिए। वैसे भी हम लोगों को एक न एक दिन जेल जाना ही था, इसीलिए हम लोगों के बीच एक समझौता हुआ। न इस खून के बारे में मैं किसी को बताऊंगी, और मिष्टी हमारे राज को राज रखेगी। इसीलिए हमने लाश को चुपचाप ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। मौसमी की हत्या तो दिन में ही हो गई थी, फिर रात को कंशिक को फोन किसने किया? मैंने किया था, इनके कहने पर। हेलो बाबा, আমি मौसमी কথা বলছি। मौसमी? क्या? कंशिक ने मुझे घर से बाहर निकाला था। मुझे लगा इतने सालों के बाद यही एक अच्छा मौका है उससे बदला लेने का। तो फिर झूठी मिसिंग रिपोर्ट क्यों लिखवाई थी? हमने सोचा कि किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया की नजरों में तो मौसमी थी ही नहीं, और हम सब भूल गए थे कि प्रसन्नजीत तो है दुनिया की नजरों में। और प्रसन्नजीत अगर वापस नहीं लौट के आया तो उसके ऑफिस वाले उसको ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए सर हमने सोचा कि उनके लिखाने से पहले हमें मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर। ये तो तुम्हारे साथ मिली हुई थी, फिर इसे मारने की कोशिश क्यों की तुम लोगों ने? जब पुलिस मिष्टी को खोजने लगी तो हम डर गए। हमें लगा कि कहीं पुलिस मिष्टी को पकड़ न ले और मिष्टी पुलिस को सब कुछ न बता दे, इसीलिए हमने इसे मारने की कोशिश की। तुम लोगों ने अपना खेल बहुत चालाकी से खेला था, लेकिन भूल गए कि कानून की नजरों से आज तक ना कोई बचा है और ना ही बचेगा। अब अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटना। ले जाओ इन लोगों को। इस केस में दुनिया की नजर में दो लोग दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपना अपना किरदार निभा रहे थे, लेकिन इन किरदारों के पीछे चेहरा एक ही था, और वो चेहरा था जुर्म का चेहरा। इस केस के पात्रों को तो ये सबक मिला ही है, साथ ही हम सबको ये सीख मिली है कि जिंदगी में चुना हुआ कोई भी गलत रास्ता हमें कभी भी सही मंजिल तक ले जा ही नहीं सकता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।
शहरों में अधिकतर लोग अपने परिवार खानदान से दूर ही होते हैं और इस हालत में पड़ोसियों से नजदीकियां बढ़ती हैं। जान पहचान दोस्ती और दोस्ती रिश्तेदारी जैसी गाढ़ी लगने लगती है। फिर ये पड़ोसी ही हमारे हर सुख दुख के सबसे पहले साथी बन जाते हैं। अपनी और अपने घर की, यहां तक कि कई बार खानदान तक की बातें भी जाने अनजाने उनसे साझा हो जाती हैं। खाना पीना, उठना बैठना साथ ही होता है। पड़ोसी कब भैया, भाभी, चाची जैसे रिश्तों के नाम ले लेते हैं पता ही नहीं चलता। इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। बुरा बस ये है कि आंख बंद नहीं करनी चाहिए। रोजमर्रा की आदत नहीं बननी चाहिए जिसमें हम कभी ये सोचते ही नहीं कि परिणाम उम्मीद के परे भी हो सकते हैं। और ऐसा ही परिणाम सौरभ घाटगे और विजय चौहान के परिवारों को भुगतना पड़ा। जिंदगी टूट कर बिखर गई, तहस नहस हो गई। सर, लास्ट कुछ 2-3 दिन पुरानी है। लगभग 30 की उम्र का आदमी है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर है। उसने सबसे पहले लाश को देखा था। तुमने किसी को भेजा है क्या ये देखने के लिए कि कोई मिसिंग कंप्लेंट आई है या नहीं? हाँ सर, लाश के पास कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैंने कांस्टेबल लोहार को पहले से ही काम पे लगा दिया है। मालती घाट की आप है? जी। सौरभ घाटगे की मिसिंग कंप्लेंट आपने की थी। आपको हमारे साथ चलना होगा अभी। सौरभ, सौरभ, सर, ये मालती घाटगे के पिताजी हैं। आप अपनी बेटी और दामाद के साथ ही रहते हैं? नहीं साहब, मैं अलग रहता हूँ। आपके दामाद मतलब सौरभ घाटगे क्या काम करते हैं? प्रोफेशन क्या है उनका? मेरा सौरभ वकील था साहब। इसका मतलब उनकी प्रोफेशन की वजह से किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है उनकी, मतलब क्लाइंट या अपोजिट पार्टी वाले? नहीं साहब, मेरा सौरभ बहुत ही सीधा था साहब। वो तो सिर्फ सर्विस और सेल्फ टैक्स के केसेस लेता था। अब इसमें किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? मालती जी, मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही होगी। अब ये बताइए, सौरभ किस तरह के इंसान थे? अच्छे पति, अच्छे पिता, नेक इंसान थे सर वो। आपने उन्हें आखिरी बार कब देखा? 4 दिन पहले 16 नवंबर की रात को, जब डिनर के बाद वो वॉक पे निकले तब। कहाँ जा रहे हो? वॉक पे जा रहा हूँ। एक दिन नहीं जाओगे तो मोटे नहीं हो जाओगे। मत जाओ ना इतनी रात को बाहर। अरे खाना खाने के बाद अगर मैं वॉक पे नहीं जाऊंगा तो मुझे चैन नहीं मिलता, तुम्हें तो पता है। आधे घंटे में वापस आता हूँ। सौरभ, रिस्क मत लो। इतना सब कुछ हो गया है, मैं नहीं चाहती कि फिर से कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें इससे ज्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं है। कुछ नहीं होगा मुझे। आधे घंटे में वापस। ओके? चैंप, शूज कहाँ पे रखे? ये मेरी तबीयत भी उस दिन कुछ ठीक नहीं थी सर, थोड़ा बुखार था। आकाश मेरा बेटा सो चुका था। किचन का सारा काम खत्म करके मैं भी सोने चली गई। दवाई की वजह से मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आंख 6 बजे खुली तो बिस्तर पे सौरभ नहीं थे सर। सौरभ, सौरभ, मैंने सब जगह उन्हें ढूंढा, जहां हो सकता था वहां ढूंढा। पूरा दिन फोन भी ट्राई किया सर, पर फोन लगा भी नहीं।
ऑफिस में, कोर्ट में, कहीं नहीं थे वो सर। किसी ने उन्हें नहीं देखा, किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं था सर। हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश की, पर जब वो नहीं आया और ना ही उसकी कोई खबर मिली, तो हमने 18 नवंबर को पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई। 16 नवंबर की रात को आपने सौरभ को वॉक पे जाने से रोकने की कोशिश क्यों की? क्या वजह थी? बता दे बेटा, सब सच सच बता दे। अगर आप सच बताएगी तो सर, हमारे पड़ोसी विजय चौहान हफ्ते भर में सौरभ और उनके बीच किसी पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था। बात यहाँ तक पहुँच गई कि विजय भाई साहब ने सौरभ को गुंडों से पिटवा दिया। ये गुंडों से पिटवाने वाली बात कितने दिन पुरानी है? सौरभ के गायब होने के 2-3 दिन पहले की बात है सर। मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं। क्या? अरे देवा, चल। पागल हो गया तू? हाँ, पागल हो गया? तब से एक ही बात की रट लगाया जा रहा है, गुंडे भेजे थे। अरे मुझे क्या पता किसने भेजे वो गुंडे? किसने मारा मुझे? तेरे वजह से हुआ है। अभी इसको समझा दो। हाँ, ये चोट कैसे लगी? ये कपड़े कैसे फटे सौरभ? अरे कपड़े फटे नहीं है, फाड़े गए, चोट लगी नहीं है, मारा है मुझे। किसके भेजे हुए गुंडों ने? प्लीज तुम शांत हो। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, ये ऐसा क्यों करेंगे भला? भाई साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खा के बोलती हूँ, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं। अरे भाभी जी, बच्चों की कसम मत खाओ, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है, इसलिए भेजे थे गुंडे। अरे जाओ यार, बोल जाओ नहीं भेजे तो नहीं भेजे थे। अरे अजीब आदमी है ये, फालतू में बात का बटन बना रहा है। ये नहीं कि चुपचाप मेरे पैसे दे और बात को खत्म करे। कौन से पैसे? देख सौरभ, मैं सीधे से बोल रहा हूँ, मेरे पैसे लौटा दे तो बच जाएगा, वरना मुझे भी दूसरे तरीके आते हैं। बेकार में जान से हाथ धो बैठेगा तू। देखा? वकील हूँ, पुलिस में कंप्लेंट करूंगा कल तेरी। जान से हाथ धो बैठेगा? वाकई विजय ने ऐसा कहा था? जी सर। यह पैसों का क्या मामला है जो विजय सौरभ से मांग रहा था? सर, मुझे किसी पैसों के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, विजय भाई साहब कह रहे थे कि सौरभ ने उनके कोई पैसे चुराए हैं। तो क्या सचमुच सौरभ ने विजय के पैसे चुराए थे? नहीं साहब, सौरभ तो बहुत ही सीधा था, वो बेचारा किसी के पैसे क्यों चुराता? अगर उसने कोई चोरी नहीं की तो विजय ने इल्जाम क्यों लगाया उस पे? मारपीट के 2 दिन पहले विजय भाई साहब कुछ सबूत की बात कर रहे थे। मैंने देखा तो नहीं, पर मैंने सुना था। मैं किचन में खाना बना रही थी। तू अब झूठ नहीं बोल सकता सौरभ, मेरे पास सबूत है। अरे कैसा सबूत? कौन सा पैसा? कैसा सबूत? हाँ, मेरे पास वीडियो क्लिप है, देखेगा? देख, ये वीडियो क्लिप अगर किसी के हाथ लग गया ना तो सोच तेरा क्या होगा। तुझे जो करना है ना वो कर ले, जा। हाँ? विजय ने सौरभ को वो क्लिप किसमें दिखाई थी? लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा? नहीं सर, मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख पाई, मैं किचन में थी। पर पिछले 5-6 दिनों से विजय भाई साहब और सौरभ के बीच में खूब झगड़े चल रहे थे। आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते थे? मतलब आप लोगों का रिलेशन कैसा था? जब से मैं और सौरभ शादी करके आए तब से जानते, 8 सालों से जानते। हम एक फैमिली की तरह रहते थे, पर पता नहीं अचानक ये सब। ठीक है, अब ले जा सकते हैं इन्हें। फिर से बात करनी पड़ेगी तो देखेंगे। जी सर, चलो बेटा, चलो। सुरवे, ये विजय चौहान से पहचान बढ़ाओ, देखो कितना पानी में है। ओके सर। ऐसा कहते हैं कि इतने भी मीठे मत बनो कि लोग आपको निगल जाएं, और इतने भी कड़वे मत बनो कि लोग आपसे नफरत करने लगे। ये कहना मुश्किल है कि सौरभ की मौत ऐसी किसी मिठास या कड़वाहट की वजह से हुई थी, पर एक बात तो साफ थी कि परसों से एक दूसरे को जानने वाले घाटगे और चौहान परिवार के बीच में गाढ़ी दोस्ती थी, और फिर ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। जो 24 घंटे एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते थे, आज क्यों उनमें एक दूसरे के लिए सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी? और मालती ने जो पुलिस को बताया था, क्या वो सब कुछ सच था, या फिर इस सच का कोई दूसरा पहलू था जिसका पुलिस को पता लगाना था? पुलिस का सबसे पहला संदिग्ध था विजय चौहान, जिसके पास कत्ल का कोई खास मकसद अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अपनी छानबीन को दिशा देने के लिए पुलिस ने विजय को टटोलने की ठानी।
विजय चौहान कहाँ रहता है? 10वें माले पे। विजय चौहान घर पे है? हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी है। सर वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गए? वहाँ का पता बताइए। पता नहीं सर, मुझे कुछ बता के नहीं गए हैं वो। क्या हम अंदर आ सकते? जी आइए। मी पाणी आणते. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। सर पानी. सर आप इनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? पहले हमारे सवाल का जवाब दो। मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। लेकिन तुम्हें ये तो पता होगा ना कि सौरभ और तुम्हारे पति विजय के बीच में किस पैसे को लेकर झगड़ा चल रहा था? सर अब ये क्या झगड़ा करेंगे, ये तो खुद ही एक हफ्ते से परेशान थे. और खरं सांगू सर, ये झगड़ा नहीं करते थे, वो सौरभ भाऊ झगड़ा करते थे. पता नहीं किस बात को लेकर घर में आकर चिल्लम चिल्ली शुरू कर देते थे. बस किस बात से परेशान है? पता नहीं सर, हाँ लेकिन बहुत परेशान है. कमाल है, आपको आपके पति के बारे में कुछ भी नहीं पता? सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि उनके काम से रिलेटेड कोई बात थी और मैं उनके काम में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करती हूँ. क्या काम करते हैं आपके पति? वो गवर्नमेंट ऑफिसर है. चलो, कम से कम आपको कुछ तो पता है. अब आपको यह भी पता होगा कि आपके पति विजय और सौरभ के बीच में झगड़ा कब शुरू हुआ? सर दरअसल 8 तारीख की रात को हमें गांव से फोन आया था कि हमारे एक रिलेटिव की मौत हो गई है. बस उसी वक्त हमें गांव के लिए निकलना था. विजय, विजय जल्दी आओ, मेरा पैकिंग हो गया, निकलना नहीं है क्या? आया आया, जल्दी करो ना बाबा. आ रहा हूँ. क्या यार, इन्हें भी आज ही मरना था. एक हफ्ता रुक कर नहीं मर सकते थे क्या? मरने वाले के बारे में ऐसी बात नहीं करते. अब तुम ये प्रवचन देना बंद करो. तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या? हम गांव से 12 तारीख को वापस आने वाले और तुम्हारी आई 11 को यहाँ आने वाली है. हाँ तो का क्या मतलब? ठीक है, एक काम करो, तुम अपनी आई से कह देना कि वो 13 तारीख को यहाँ आए. ठीक है? वाह वाह वाह, मतलब 11 का टिकट कैंसिल करके वापस 13 का टिकट करे. तो इतनी जल्दी टिकट कंफर्म ही होगा? नहीं नहीं, इससे ना माँ को बहुत परेशानी होगी. आप एक काम करो, ये हमारे घर की चाबी सौरभ भाऊ को दे दो और उनको बोलना कि 11 तारीख को हेमा को बोल के घर की सफाई करे और ये चाबी माँ को दे दे. बस प्रॉब्लम सॉल्व. लो, मुझे नहीं लगता हमें चाबी लो और जाओ. ठीक है, मैं चाबी देकर आता. आप लोग जब 12 को वापस आए उसके बाद क्या हुआ? सर ये तो नहीं पता कि क्या हुआ. हाँ लेकिन जब से हम गांव से लौटे हैं ना, पता नहीं ये किसी बात को लेकर ना बहुत परेशान रहते हैं सर. जी 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 सर, जी. नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर. आई एम वेरी सॉरी. मैं मानता हूं कि गलती हो गई. ठीक है सर, मैं कुछ करता हूं. जी. काय झालं? कोई प्रॉब्लम है क्या? किससे बात कर रहे थे? क्या हुआ? कहीं नहीं सर. सुनो. उसके बाद वो फिर से सौरभ के यहाँ गए और निराश होकर लौट आए. क्या सौरभ घाटके ने आपके कुछ पैसे चुराए थे? मुझे कुछ नहीं पता सर. आपके सामने झगड़ा होता है और आपको वो बात पता नहीं? हाँ, वो कुछ पैसे की बात जरूर कर रहे थे पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया. क्या बात है सर, आप उनके बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? जल्दी पता चल जाएगा. दो परिवार जिनके बीच में सीमेंट की दीवारें जरूर थी, लेकिन उनके दिलों के बीच कोई दीवार नहीं थी. लेकिन आज उन्हीं परिवारों के बीच में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी. पहेली की तरह दिखने वाला ये केस जिसमें कहा नहीं जा सकता था कि सौरभ ने वाकई में पैसे चुराए थे और विजय ने उसी वजह से उसे मार दिया था, इसलिए वो फरार था. ये सारी बातें सिर्फ कल्पनाएं थी. पुलिस सच का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी और अपनी इस कोशिश को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए पुलिस एक बार फिर से मालती के घर पहुंची.
सौरभ ने आपको ये नहीं बताया कि विजय ने गुंडे क्यों भेजे थे? बताया था। सौरभ बोल रहे थे कि चोरी के पैसे वापस लेने के लिए और डराने के लिए। पर सर, सौरभ चोरी क्यों करेंगे और कैसे करेंगे? ये सब झूठ है सर, सब झूठ है। विजय की पत्नी ने हमें बताया कि जब वो गांव गए थे तब उनके घर की चाबी आपके यहाँ छोड़कर गए थे। चाबी हम एक दूसरे के घर पर रखते थे, पर उस दिन रखी थी या नहीं मुझे पता नहीं। शायद मैं उस दिन घर पर नहीं थी। अगर चाबी रखी होती ना तो सौरभ मुझे जरूर बताते। सौरभ की बॉडी कब तक मिलेगी? पोस्टमार्टम होने दो, सीनियर डॉक्टर की रिपोर्ट आते ही सौरभ की बॉडी आपको मिल जाएगी। सर, जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम था वो मर चुका है और जिसने वो इल्जाम लगाया था वो गायब है। ये कहानी हमें उन दोनों के बीवियों से पता चली है। पता नहीं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। और पूरा सच कोई भी नहीं बता रहा हो। सर, अगर सौरभ ने चोरी की थी तो विजय ने आकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए थी। बाद में सौरभ की लाश मिलती है और विजय गायब हो जाता है। मुझे तो लगता है कि विजय ने ही सौरभ को मारा है और पुलिस उस तक पहुंचे उसके पहले ही वो फरार हो गया। सवाल यह है कि दोनों के बीवियों को पैसे के बारे में कैसे नहीं पता, क्योंकि दोनों कह रही थी कि उन्होंने सिर्फ सुना था। सर, ये विजय की बीवी, उसे जरूर कुछ ना कुछ तो पता है और वो हमसे छुपा रही है। सुरवे, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, दोनों की बीवियां झूठ बोल रही है। तूने सिविल में कांस्टेबल को रखा है ना विजय के घर पे नजर रखने के लिए? यस सर, अगर विजय आता है तो हमसे बचकर नहीं जा पाएगा। और सौरभ के ऑफिस में उसके कलीग से पूछताछ करो, कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। साहब बहुत अच्छे और मेहनती इंसान थे सर। किसी के साथ झगड़ा, किसी क्लाइंट के साथ? नहीं साहब, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। कोई सौरभ जैसे भले इंसान को कैसे मार सकता है? उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। आप यहाँ कितने साल से हैं? जब से ऑफिस शुरू हुआ है ना तब से मैं यहाँ हूँ। ऐसा बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता है साहब। अभी कभी कभी चिल्लाता था लेकिन उतना तो चलता है। मुझे मुसीबत में एक दो बार पैसे की मदद भी की थी साहब उन्होंने। सर, मालती की तरह स्टाफ का भी यही कहना है कि सौरभ बहुत अच्छा आदमी था, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। सर, अभी हमारे पास सिर्फ विजय चौहान ही बचता है। विजय चौहान का मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुआ? नहीं सर, बहुत बार ट्राई किया लेकिन उसका फोन ऑन ही नहीं हुआ है। विजय चौहान और सौरभ गाडगे के कॉल रिकॉर्ड्स हमें जल्द से जल्द चाहिए। ये मालती ने किसी वीडियो क्लिप का जिक्र किया था जो विजय चौहान ने सबूत के तौर पे सौरभ गाडगे को दिखाया था। विजय चौहान के घर की तलाशी लो, कोना कोना छान मारो, वो वीडियो क्लिप वही मिलेगी हमें। ओके सर। हाँ ठीक है, भेज दो, मैं देखती हूँ। जी मिसेस चौहान, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। सॉरी सर, वो घर पे नहीं है। आप उनके आने के बाद आइए ना। देखिए मैडम, मुझे भी माफ कीजिए लेकिन हमें अभी तलाशी लेनी है। अरे आप ऐसे कैसे डायरेक्ट घुसकर तलाशी ले सकते हैं? मैंने कहा ना वो घर पे नहीं है। देखिए मैडम, हमारे पास भी सर्च वारंट है और अगर आपने बीच में आने की कोशिश की तो हमें आपको भी अरेस्ट करना पड़ेगा, समझे? मुझे नीचे खेलने जाने दो ना। चुपचाप खड़े रहो। सारे बच्चे नीचे खेल रहे हैं, मुझे भी जाने दो ना। मिसेस चौहान, फिलहाल तो हम ये लैपटॉप लेकर जा रहे हैं। तावड़े, इनकी साइन लो रजिस्टर पे।
सर उनका कुछ पता चला? अब तक तो नहीं, लेकिन जैसे कुछ पता चलता है आपको खबर कर देंगे। नहीं सर, ऐसा कुछ सस्पिशियस नहीं है, बस एक दो फिल्म पड़ी है, उनके अलावा कोई वीडियो नहीं है। मैंने सारी ड्राइव चेक कर ली, कोई हिडन फाइल भी नहीं है। इसके हाथ भी कुछ नहीं लगा। सुरवे, सौरव ने कहा था कि विजय ने कुछ गुंडे बेचकर उसे पिटवाया था। अगर ये सच है मतलब कोई लोकल गुंडा ही होगा जिसे सुपारी दी होगी। हिस्ट्री शीटर से इंक्वायरी निकालो और जिसने भी सुपारी ली है उसे उठा लो। ओके सर। विजय चौहान, साहब मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया साहब? जब तूने कुछ किया ही नहीं तो पुलिस को देख के भागा क्यों? मैं घबरा गया था साहब। अच्छा, बिना कुछ किए ही घबरा गया? चल तुझे घबराने का रीजन बताते हैं। जैसे ही सौरभ घाटगे की मौत हुई तू गायब हो गया था, क्यों? क्या साहब, भाई शपथ मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके पहले कि तेरी शक्ल बिगाड़ दे, सच बोल दे। कितने पैसे चुराए थे सौरभ घाटगे ने तेरे घर से? साहब एक या 1.5 लाख रुपए थे सर, 1.5 लाख रुपए थे। इतना पैसा घर पे रखता है और वो भी बीवी से छुपा कर? वो साहब मैं एक नया बड़ा टीवी लेना चाह रहा था, सरप्राइज था इसलिए घर पे किसी को नहीं बताया था। क्या सबूत है तुम्हारे पास उसी ने चोरी की थी? साहब मेरे घर की चाबी थी ना उसके पास, और उसने कबूल भी किया था कि उसी ने पैसे चोरी किए थे, लेकिन वो देने से मना कर रहा था। 1.5 लाख चुराए थे? हाँ, तूने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? सबूत नहीं था ना मेरे पास। सबूत ढूंढना पुलिस का काम है और वो करती थी। चल अब ये बता, उस फुटेज में ऐसा कौन सा सबूत था जो तूने सौरभ को दिखाया था? कौन सा फुटेज? मेरे पास कोई फुटेज नहीं है। आप चाहे तो मेरा मोबाइल और लैपटॉप दोनों चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो बिना किसी सबूत के अपने डाउट पे उसे गुंडों से पिटवाया तूने? साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो शपथ वो आमखा मुझ पर शक कर रहा था। सर जिन गुंडों को सौरभ की सुपारी दी थी वो थाने में जमा है। गुड, अभी पता चलेगा तू कितना सच बोल रहा है। चलो। क्या तुम लोगों ने इसे मारने की सुपारी ली थी? हाँ साहब। इसी ने दी थी सुपारी? हाँ साहब, यही था। आओ साहब, मैंने सिर्फ मरम्मत करने के लिए कहा था, जान से मारने के लिए नहीं। हाँ तो मैं भी वहां पे मरम्मत करने के लिए गया था। 5,000 में थोड़ी ना ठोकूंगा उसको। कावड़ी ले जाओ इन दोनों, इसको भी ले जाओ। आओ साहब, ऐका ना माझा। ओ साहेब, साहेब। सुरवे, विजय के ऑफिस में इंक्वायरी करो। टेढ़ी खीर है। आकाश, बेटा आकाश दूध पी लो। नहीं पीना मुझे। आकाश ऐसे नहीं करते बेटा, दूध पी लो। आकाश मैं नहीं पीना। दूध पी लो बेटा। देखो आकाश, मेरी बात सुनो, अगर तुमने दूध नहीं पिया ना तो मैं पापा को बुलाऊंगी और वो तुम्हें। मम्मी पापा आ रहे हैं। बोलो ना मम्मी, कितनी देर में आ रहे हैं पापा? आजोबा देखो ना, मम्मी कुछ बोल नहीं रही है, सिर्फ रो रही है। बेटा आप मेरे पास आओ।
सर सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सुबह पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इतना टाइम क्यों लगा? सर सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 16 नवंबर को रात को 2 से 4 के बीच में हुई, सर पर किसी भारी चीज से वार करने की वजह से। घाव बहुत जोर से किया गया था और घाव 3 दिन पुराना था, इसलिए मैंने सीनियर डॉक्टर से भी चेक करवाया। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक भी 3 दिन पुराने घाव से उसकी मौत हुई। कुछ चोटें 4 दिन पुरानी थी, कुछ निशान 6 दिन पुराने थे, इसलिए सर। इसका मतलब इसे एक बार नहीं 2 बार या बार बार पीटा गया हो। सर ये विजय तो बहुत पहुंची हुई चीज निकला, एक नंबर का रिश्वतखोर। सर हर महीने की 10 तारीख को इसके घर में 2 से 2.5 करोड़ रुपए आता है और ये पैसा विजय सब में बराबर बांटता है। इसका मतलब इसने हमें जो बताया 1.5 लाख, वो 1.5 लाख नहीं 1.5 करोड़ है। और उसकी बीवी को कुछ ना कुछ तो पता होगा, घर में इतना सारा पैसा आता है और उसे कुछ भी मालूम नहीं। और ये भी हो सकता है कि विजय के गैर हाजिरी में वही सब संभालती हो। नजर रखना उस पर 24 घंटे। ओके सर। सर 1.5 करोड़ नहीं सर, सिर्फ 1.5 लाख थे और कोई ब्लैक वैक मनी का चक्कर नहीं था। कोई तो आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा। मैं रिश्वत नहीं लेता। मतलब हर महीने तेरे पास ब्लैक मनी नहीं आता था? नहीं सर। और हर 10 तारीख को पैसे बट्टे भी नहीं थे? सर जब आएंगे नहीं सर, नहीं बढ़ते थे। सुरवे बोलने दो इसे झूठ, अगली 10 तारीख को सब साफ हो जाएगा। सर सौरभ गाडगे और इसके कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। जी जी सर, अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता एक्चुअली उस बारे में। वही तो मैं कह रही हूँ ना सर। हाँ मम्मी ये पेंसिल से ड्राइंग नहीं हो रही है। हाँ ठीक है, दूसरी दो ना। सर एक्चुअली आपकी हेल्प होगी ना तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी सर। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। चलो बेटा रखो इसे, रखो, छोड़ो। चलो चलो तैयार होना है, हमें बाहर जाना है ना बेटा। आज शाबाश। सर 16 नवंबर को विजय ने सौरभ को काफी बार फोन किया और 16 नवंबर की रात से विजय का फोन बंद था। विजय ने बार बार फोन किया होगा तो गुस्से में आकर सौरभ उसे मिलने गया होगा। सौरभ ने पैसे देने से इनकार किया तो विजय ने उसे मार डाला होगा। हो सकता है सर। और ये देखिए सर, 10 नवंबर से विजय के नंबर पर किसी श्रीवास्तव के भी फोन आए हैं। श्रीवास्तव? ये श्रीवास्तव कौन है? सोलह नवंबर की रात तो तुम कहां थे? मैं उस दिन घर पर ही था। घर पर ही था तो फोन क्यों बंद था? मैंने फोन नहीं देखा होगा इसलिए चार्ज भी नहीं किया। ओ, तो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक तुम्हारा अपने फोन के ऊपर ध्यान ही नहीं गया, क्यों? सर काफी पुरानी और गैर जरूरी बात है। अब मैं ठीक से नहीं बता सकता कि मेरा फोन क्यों बंद था। हर गैर जरूरी बात को ध्यान लगाकर याद करो, वरना हमें याद कराना भी आता है, समझे? मैडम हाँ कहाँ जाना है आपको? वो श्रीवास्तव जी के यहाँ पे। जी 1 मिनट आप इधर आइए। मैडम हाँ? सर ने आपको नीचे रुकने कहा है, वो खुद आ रहे हैं। ठीक है। सर क्या है? सर मुझे आपसे आओ इधर आओ और बताओ, यही बताओ, जल्दी बताओ।
श्रीवास्तव कौन है? तुम्हारा इससे क्या वास्ता है? वो मेरे सीनियर हैं ऑफिस में। अच्छा, सीनियर है तो दिन रात उससे बात करेगा? इतने क्या कॉल पे बात होती थी? काम की बातें करते थे, मुझे उनके टच में रहना पड़ता था। मैं उनके अंडर हूं ना, मुझे सारे ऑर्डर्स उन्हीं से मिलते थे। तू कितना भी चक्कर चला ले, एक बार मेरे हाथ में सबूत आने दे, तेरे अगले पिछले सब ऑर्डर निकालता हूं मैं। सुरवे, ये श्रीवास्तव क्या चीज है इसका पता लगाना पड़ेगा। इस ब्लैक मनी के मैटर में उसका कुछ ना कुछ तो हाथ हो सकता है। सर, कांस्टेबल रानी का फोन आया था, वो शीला चौहान की निगरानी पे था। उसने बताया कि शीला चौहान उस दिन जोगेश्वरी में मीरा सोसाइटी में किसी से मिलने गई थी। उन दोनों में क्या बात हुई वो तो सुन नहीं पाया, पर कोई बड़ा आदमी था सर। वॉचमैन से उसने पूछा तो उसने उसका नाम रमेश श्रीवास्तव बताया। इस श्रीवास्तव को मिलना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले 16 तारीख की और डिटेल्स निकालनी पड़ेगी हमें। चलो। हाँ साहब, खटके साहब हर रोज खाना खाने के बाद टहलने जाया करते थे, उस दिन भी गए थे। अच्छा, एक बात बताओ, ये घाटगे साहब और मैडम, इन दोनों के बीच में रिश्ता कैसे था? मतलब कभी कुछ देखा हो या सुना हो? नहीं साहब, वैसे उनके बारे में कभी कुछ सुनने को नहीं मिला। मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से रहते थे, कभी मच नहीं सुना उनके बारे में। और ये विजय चौहान, ये कैसा आदमी है? क्या चल रहा है उसका? साहब, हमारी पूरी सोसाइटी में सबसे पैसे वाली विजय साहब ही है। सबसे ज्यादा पैसे वाला मतलब? तुम्हें कैसे पता चला? साहब, क्या है कि हर महीने उनके यहाँ कुछ ना कुछ आता ही रहता है। मतलब टीवी, फ्रिज, ओवन, और साहब मोबाइल फोन तो मुश्किल से 1 महीने के ऊपर चलाते हो। लेकिन साहब, दिवाली और गणपति में बख्शीश देने में सबसे कंजूस वही है। 16 नवंबर की रात को विजय चौहान कहाँ थे? जी वो तो घर पर ही थे। और ये रमेश श्रीवास्तव कौन है? जी वो मेरे हस्बैंड के सीनियर है सर। मम्मी, कम से कम ये ड्राइंग करने में तो हेल्प करो। बेटा, आप देख रहे हो ना मम्मी अंकल के साथ बात कर रही है, डिस्टर्ब मत करो आप। वो विजय के बॉस है? जी। तो आप उन्हें किस सिलसिले में मिलने गई थी? वो सर एक्चुअली मिस्टर श्रीवास्तव जो है वो मुझे मेरे पति की बेल कराने में हेल्प कर रहे थे, बस इसीलिए मिलने गई थी सर। मम्मी देखो ना, पापा की पेन नहीं चल रही है। बेटा लाओ बेटा, मैं ठीक कर देता हूँ, लाओ। बेटा अंदर जाओ, दूसरा पेन लो, ठीक है? अभी मम्मी को डिस्टर्ब मत करो, जाओ। सॉरी सर, वो बच्चे। मिसेस चौहान, और कुछ है जो आपको लगता है हमें बताना चाहिए? सर, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने सब आपको बता दिया। ठीक है, थैंक यू। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब तक उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। विजय कुछ भी बताने या कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, और ना ही मालती की कोई भी बात झूठी साबित हुई थी। इस केस ने एक ऐसी शक्ल अख्तियार कर ली थी जो शुरू तो हुआ था लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। पूरी कोशिशों के बावजूद भी पुलिस खाली हाथ थी। अब शायद वो फुटेज ही आखिरी उम्मीद थी जो विजय ने सौरभ को दिखाई थी, लेकिन वो थी कहां, किसके पास थी? पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी, या फिर वो फुटेज आसपास होकर भी पुलिस की नजरों से दूर थी। और तभी अचानक पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जो इस केस का रुख पलट सकता था। जब मैं विजय चौहान के घर पर पूछताछ करने के लिए गया था तो वहां पर एक बाइक काम के लिए आई थी। मेरे को हेमा भेजी है काम के वास्ते। वो गिर गई है, वो उसको चोट लगी है, तो महीना लगेगा उसको ठीक होने में। और वही बाइक सौरभ घाटगे के घर पर भी आई थी। साहब, वो मेरे को हेमा भेजी थी उसके बदले में काम करने के लिए। उसका कहना है कि उसकी पुरानी बाई ने उसे काम के लिए भेजा है। इसका मतलब है कि वही बाई दोनों के घर पर काम कर रही है। इसका मतलब उसे कुछ ना कुछ तो पता होगा, और 11 तारीख को वो सफाई करने भी गई होगी। हाँ साहब, मैं ही काम करती थी। कितने दिन से छुट्टी पर हो? 8-10 दिन से साहब। जब चौहान फैमिली गांव गई थी तो उसके बाद उनके घर पर तुम साफ सफाई के लिए गई थी? हाँ साहब, गई थी। तुम अंदर कैसे गई थी? चाबी थी तुम्हारे पास? चाबी वो गाड़गे साहब के पास थी, उन्होंने मुझे घर खोल के दिया था। गाड़गे के पास चाबी है, तुम्हें कैसे पता चला?
साहब वो विजय साहब ने फोन करके बोला था कि चाबी उनके पास छोड़ा है। फिर क्या हुआ? मैं अपना काम खत्म किया और वापस आ गई। जब तुम काम कर रही थी तब सौरभ घर के क्या कर रहा था? वो सोफे पे बैठ के मैच देख रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं साहब, मेरा काम खत्म हुआ और उसके बाद उन्होंने घर लॉक कर दिया और हम वहां से चले गए। अंश बेटा, मम्मी बाहर जाके आ रही है। हाँ, आप घर पे रहोगे ना? डरोगे तो नहीं? नहीं। पक्का? अभी दीदी भी आई जाएगी घर पे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय बाय बेटा, टेक केयर। आखिरकार मिस्टर श्रीवास्तव ने आपकी बेल कराई दी। काफी हेल्पफुल है मिस्टर श्रीवास्तव। सर वो सीनियर है मेरे, इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। सर मैं अब भी यही कहूंगा कि सौरभ को मैंने नहीं मारा। सर जो भी होगा वो कोर्ट में देखेंगे। चले, थैंक यू सर। जी नमस्ते, वो काम था। क्या काम था आपको? चल 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 चल। आप लोग ऐसे कैसे अंदर घुसे? चल सब कीमती सामान उठा। चल चुप। चल जल्दी जल्दी चल बाजट चल। चल जल्दी जल्दी चल। चले अंदर जल्दी। चल चल भाई साहब कौन आ रही है? अरे क्यों उठाया भाई साहब? ए चुप। चल चल जल्दी चल। भाई साहब, चले चल। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप लोग? ए चुप। चल। कौन थे ये लोग? किसने भेजे थे? कहां से आए थे? क्या ये कोई साजिश थी सौरभ और उसके परिवार के खिलाफ? विजय जैसे ही बेल पर बाहर आता है, सौरभ के घर में गुंडे घुसकर घर खाली करवाना चाहते हैं। क्या ये सब वाकई विजय करवा रहा था? और अगर हां तो वो ऐसा क्यों कर रहा था? या फिर वो सिर्फ एक मोहरा था और चाल कोई और चल रहा था? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।